हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसको हम विजन IAS अकेडमी के नोट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, इनमें कौन कौन सी नई नई शक्तियों का उदय हुआ है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 1761 में मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र के लिए ही साम्राज्य रह गया था, क्योंकि इसकी कमजोरियों ने स्थानीय शक्तियों को स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया। फिर भी मुगल सम्राट की प्रतीकात्मक सत्ता बनी रही, क्योंकि उन्हें कभी भी राजनीतिक वैधता का स्रोत माना जाता था। मतलब उनको अभी भी क्या माना जाता था? राजनीतिक वैधता का स्रोत माना जाता था। नए राज्यों ने प्रत्यक्ष रूप से तो मुगल अधिकारों को चुनौती नहीं दी, लेकिन अपने शासन को वैधता प्रदान करने हेतु उन्होंने लगातार इनका अनुमोदन प्राप्त करते रहे। इसलिए 18वीं शताब्दी में इन राज्यों के उद्भव ने राजनीतिक पतन की वजह एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने शक्ति शून्यता अर्थात राजनीतिक अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करने की बजाय शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है। मतलब सीधा उखाड़ के नहीं फेंक दिया, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना प्रारंभ किया था। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे कुछ राज्यों को उत्तराधिकार राज्य के रूप में देखा जा सकता है, जो कि केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के साथ मुगल प्रांतों के सूबेदारों द्वारा स्वायत्तता के प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। किसके द्वारा बने थे? जो सूबेदार थे प्रांतों में, मुगल प्रांतों में, वो उन्होंने ही स्वायत्तता स्थापित कर ली थी। अन्य राज्य जैसे मराठा, अफगान, जाट, पंजाब आदि मुगल अधिकारियों के विरुद्ध स्थानीय सरदार, जमींदार और किसानों द्वारा किए गए विद्रोह से उत्पन्न हुए थे। इन विद्रोह राज्य की संख्या दी गई थी, उन्हें क्या कहा गया था? विद्रोही राज कहा गया था। यह राजनीतिक एवं स्थानीय परिस्थितियों से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। राजनीतिक और उनकी जो स्थानीय परिस्थितियां थी वह एक दूसरे से भिन्न थी। उत्तराधिकारी राज्य एवं विरोधी राज्यों के अतिरिक्त राजपूत क्षेत्र, मैसूर, त्रावणकोर जैसी कुछ रियासतें भी थीं, जो पहले से ही बहुत अधिक स्वायत्त थीं और 18वीं शताब्दी में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थीं। क्षेत्रीय शक्तियाँ, तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी? पहले आती है बंगाल। तो पहले बंगाल को पढ़ लेते हैं हम। 1717 में बंगाल में मुर्शिद अली खान की नियुक्ति हुई। इस सूबेदार की स्वायत्तता का वाहक बनी। तो ये क्या थे? जो सूबे थे उसकी स्वायत्तता का वाहक कौन बना है? मुर्शिद कुली खान। इसने औरंगजेब द्वारा प्रारंभ में चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बंगाल का दीवान राजस्व संग्राहक नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया था? औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का क्या बनाया गया था? वहाँ के प्रशासन को चुस्त तंदुरुस्त करने के लिए बंगाल का दीवान राजस्व संग्राहक नियुक्त किया गया था 1717 में। तत्पश्चात 1710 में 2 साल के छोटे अंतराल के बाद ही बहादुर शाह ने उसे उसी पद पर पुनः नियुक्त कर दिया। मतलब ये 1717 नहीं था, बल्कि 1707। फिर 1710 में क्या हुआ? 2-3 साल बाद जो हमारे बहादुर शाह जफ़र हैं, उन्होंने उसी पद पर जो मुर्शिद कुली खान है उसको पुनः नियुक्त कर दिया। जब फर्रुखशियर बादशाह बना तो उसने उस पद पर मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति को स्थायी कर दिया। तो उसके बाद जब फर्रुखशियर बादशाह बना तो उसने मुर्शिद कुली खान की जो नियुक्ति थी उसको स्थायी कर दिया। साथ ही उसे बंगाल का नायब सूबेदार और उड़ीसा का सूबेदार भी बना दिया। बंगाल का क्या बन गए हैं? नायब सूबेदार बन गए हैं, और उड़ीसा का उनको सूबेदार बना दिया गया। आगे चलकर जब 1717 में उसे बंगाल का नाजिम अर्थात सूबेदार बनाया गया, तो उसे एक ही साथ नाजिम और दीवान जैसे 2 पद संभालने का अभूतपूर्व विशेषाधिकार मिल गया। नियंत्रण और संतुलन की जिस व्यवस्था द्वारा साम्राज्य के इन दोनों अधिकारियों को अंकुश में रखने के लिए पूरे मुगल शासक या मुगल काल में शक्ति का जो विभाजन जारी रहा था, उससे को अब इस तरह से समाप्त कर दिया गया। तो जो हमारा मुर्शिद कुली खान था उसको क्या किया गया? पहले वहाँ का जो बंगाल था वहाँ का राजस्व संग्राहक नियुक्त कर दिया गया। फिर बहादुर शाह आए, उसके पद को पुनः नियुक्त कर दिया। फर्रुखशियर ने उसको स्थायी पद दे दिया वहीं पर। और जब नाजिम बनाया गया 1717 में, तो उसे 2 पद आराम से मिल गए, एक नाजिम का और दूसरा दीवान का। मतलब वो संतुलन करता है और नियंत्रण भी कर सकता है। इस प्रकार जो मुगल शासन थे उन्होंने जैसे शक्तियों का विभाजन किया था वो इस समय समाप्त कर दिया गया था।
मुर्शिद कुली खान जो कि सदरन राजस्व प्रशासन के लिए जाना जाता था, उसको स्थायी को और मजबूत करने में सहायता मिली। तो इसमें क्या था, जो मुर्शिद कुली खान था उसने अपने राजस्व प्रशासन के लिए जाना जाता था, उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने में सहायता मिली। इस प्रकार उसने जो औपचारिक रूप से मुगल की सत्ता संज्ञा नहीं और सदैव शाही खजाने को राजस्व भेजता रहा। तो इसने खुद मजबूत नहीं किया, इसने क्या किया, औपचारिक रूप से मुगल की सत्ता स्वीकार कर ली और अपने शाही खजाने से राजस्व को हमेशा भेजता रहता था। मुर्शिद कुली खान ने अपने प्रत्येक राजस्वदायी क्षेत्र का एक विस्तृत सर्वेक्षण कराने के लिए अपने अन्वेषक भेजे और जमींदारों को समय पर पूर्व राजस्व चुकाने हेतु विवश किया। जो मुर्शिद कुली खान था, जहाँ जहाँ का राजस्व वसूला करता था, उसने क्या किया, उसका सर्वेक्षण करवाया, उनके लिए अन्वेषक भेजे और जमींदार थे उनको समय पर राजस्व चुकाने के लिए विवश किया। उसने अपने छोटी छोटी कुप्रबंधित जमींदारों के स्थान पर अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली जमींदारों के विकास को बढ़ावा दिया। मतलब जो कुप्रबंधित जमींदार हैं उनको हटा दिया और भले कम शक्तिशाली जमींदार क्यों ना हो उनको विकसित किया, जबकि शोषणकारी जमींदारों को दंडित किया। इसने जो शोषणकारी जमींदार थे उनको दंडित किया। साथ ही कुछ जागीरदारों को दूरस्थ प्रांत उड़ीसा भेजकर उसकी जागीरों को खालिसा में परिवर्तित किया। जो खालिसा भूमि थी, शाही भूमि के अंतर्गत आती थी, उसके अंतर्गत रखा। जो बहुत ज़्यादा बुरे जागीरदार थे उनको क्या कर दिया, दूरस्थ भेज दिया, कहाँ पर, उड़ीसा भेज दिया। इस प्रकार 1717 से 1726 के काल में कम संख्या में बड़े भूपतियों का उदय हुआ और ये भूपति समय पर मालगुजार की वसूली में निज़ाम जो नाजिम था उसकी सहायता करते थे और इन्होंने इनके संरक्षण में अपनी संपत्तियों को भी बढ़ाया। तो जो 1717 से 1726 तक का काल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सी संख्या में भूपतियों का उदय हुआ। इन भूपतियों ने क्या किया, जो मालगुजारी थी उसकी वसूली की और नाजिम की सहायता की, उनके संरक्षण में अपनी संपत्तियों को और बढ़ाया। बंगाल का व्यापार हमेशा से लाभदायी रहा है। मुर्शिद कुली खान के काल में भी राजनैतिक स्थिरता और खेतीहर उत्पादकता की वृद्धि ने ऐसे व्यापारिक कार्यों को और बढ़ावा दिया। 17वीं शताब्दी में बंगाल में रेशम, सूती वस्त्र, चीनी तेल और उत्तर पूर्व पश्चिम भारत में अनेक वितरण केंद्र से होते हुए स्थल मार्गों से फारस अफगानिस्तान भेजे जाने वाले इस प्रकार हुगली बंदरगाह से लेकर समुद्री मार्ग के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, फारस की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों तक जाते थे। तो इसमें क्या था, 17वीं शताब्दी में जो पूरा बंगाल था हमेशा से ही अच्छा रहा है, उत्पादकता अच्छी रही है, खेती के वहाँ पर व्यापार रहा है, वहाँ के जो सूती वस्त्र थे, रेशम थे, चीनी तेल वहाँ से उत्तर पश्चिम भारत में अलग अलग स्थानों पर वितरित किए जाते थे। ये फारस अफगानिस्तान को भेजे जाते थे। कहाँ से, हुगली बंदरगाह था, वह पूरे समुद्र मार्गों को कंट्रोल में रखता था। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया, फारस की खाड़ी, लाल सागर, इन सब को आपस में जोड़ के रखा था। किसने, हुगली बंदरगाह ने। बंगाल का व्यापार संतुलन सदैव अपने अनुकूल रहा है, क्योंकि बंगाल का माल खरीदने यूरोप की कंपनियां काफ़ी कीमती धातु लेकर आती थी। मतलब जो बंगाल का सामान खरीदने के लिए अनेक यूरोपीय कंपनियां थी, वो क्या करती थी, कीमती वस्तुओं को लेकर आती थी भारत में, जिनको नकदी के आधार पर अर्थव्यवस्था और राजस्व ढांचे में आसानी से शामिल किया जा सकता था। तो इनको क्या करते थे, वो कीमती चीज़ इनको देते थे और उनसे उनका सामान जो है वो ले जाते थे। 1726 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन ने कब से 1727 से 1739 तक किया है। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनके बाद सरफराज खान ने सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। पहले आए थे मुर्शिद कुली खान, उनके बाद आते हैं शुजाउद्दीन के बाद आए हैं सरफराज खान। 1741 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने बिहार और उड़ीसा के नायब सरफराज को गिरिया के युद्ध में पराजित करके बंगाल का नवाब बन गया। तो जो 1740 के बाद 41 आया, इसमें क्या हुआ, अलीवर्दी खान कहाँ का सूबेदार था, यह बिहार उड़ीसा के नायब जो नवाब थे सरफराज को इसने हरा दिया। बिहार से आया था अलीवर्दी खान अच्छी वर्दी पहन के और यहाँ पे सरफराज को हरा दिया, जो कि उड़ीसा और बिहार का राजस्व वसूला करते थे। कौन से युद्ध में, गिरिया के युद्ध में। अलीवर्दी खान ने 1756 में मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खान की कब मृत्यु हो गई, 1756 में हो गई। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला को नामांकित किया, लेकिन राजगद्दी के लिए अन्य दावेदार द्वारा चुनौती दिए जाने के कारण दरबार में गुटबंदी प्रारंभ हो गई। तो इन्होंने, जो अलीवर्दी खान थे, इन्होंने सरफराज को हराया गिरिया के युद्ध में। फिर 1756 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उत्तराधिकारी खुद चुन के गए थे और इन्होंने बोला कि हमारे जो सिराजुद्दौला हैं वो अगले शासक बनेंगे। लेकिन राजगद्दी के इतने सारे दावेदार थे तो क्या हो
हो गई, दरबार में गुटबंदी होने लगी। शक्तिशाली जमींदार और वाणिज्य साहूकारों को एक अत्यंत महत्वाकांक्षी नायाब सूबे जो शुजाउद्दौला था उससे खतरा महसूस होने लगा। जो बहुत सारे शक्तिशाली जमींदार थे, साहूकार थे, उन्होंने कहा कि भैया हमें तो बहुत सारी तरक्की करनी है, लेकिन ये जो शुजाउद्दौला है करने नहीं देंगे, तो ये अपने लिए क्या खतरा महसूस करने लगे। इससे बंगाल का प्रशासन अस्थिर हो गया, जिसका लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। जैसे ही शासन थोड़ा सा अस्थिर हुआ, लाभ कौन उठाएगा? दिल्ली उठाएगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभ उठाया। इसने हमें बंगाल में 1757 में पलासी षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला का शासन समाप्त हो गया। इसे बाद के खंडों में विस्तृत रूप से वर्णित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पलासी का युद्ध हुआ कब? 1757 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हटा दिया, सिराजुद्दौला को, और बंगाल इनके अंतर्गत चला गया। नेक्स्ट आता है अवध। अवध प्रांत पश्चिम में कन्नौज जिले से और पूर्व में कामनाशा नदी पर विस्तृत था। तो हमारा जो कामनाशा नदी है पूर्व में बहती थी किसके? अवध के। और पश्चिम में क्या था? पश्चिम में था कन्नौज। 1722 में शहादत खां को सूबेदार नियुक्त किया गया। मतलब बिल्कुल अवध में आए हो तो शहादत नहीं करोगे क्या? तो अवध में शहादत खां को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया 1722 में। अवध लगभग स्वतंत्र हो गया था। यहाँ पर अराजकता को समाप्त करने और बड़े जमींदारों को अनुशासित करने में सफल रहा था। कौन? शहादत खान। इसने एक नई राजस्व व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने अपने साम्राज्य में वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की थी। इसने अपने राजस्व वसूलने के लिए एक नई नीति को अपने लगाया था और इससे वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई थी। शहादत खान का उत्तराधिकारी उनका भतीजा सफदरजंग बना था। तो इनका भतीजा कौन था? सफदरजंग था, जो कि शहादत खान का उत्तराधिकारी था, जिसने 1748 में साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। और साथ ही इलाहाबाद प्रांत के अतिरिक्त जमींदारी भी सौंपी गई थी। जो कौन थे? सफदरजंग थे। इनको साफ करने के लिए भेजा इलाहाबाद में, जाओ इलाहाबाद साफ करके आओ। सफदरजंग क्या बनाया? तो इलाहाबाद के जमींदार बनाए गए थे और इन्हीं वजीर के रूप में थे ये, है ना, पहले वजीर के रूप में थे, फिर इनको ही उत्तराधिकारी बना दिया गया। 1753 में उत्तर भारत में राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर हुए। जब अवध और इलाहाबाद क्षीण हो रहे थे तो साम्राज्य में स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता होते हुए प्रतीत होने लगी। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शुजाउद्दौला को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। जब अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में मराठाओं से युद्ध किया, पुनः भारत में आया, उस समय शुजाउद्दौला अपने स्थानीय विरोधियों और मराठाओं को कमज़ोर करने के लिए अफगान आक्रमणकर्ताओं का साथ दिया था। कौन है? सफदरजंग की मृत्यु हो गई, उनके बाद कौन शासक बने हैं? शुजाउद्दौला बने हैं। यह कब थे शासक अवध के? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब्दुल शाह अब्दाली भारत में आया था, अहमद शाह अब्दाली भारत में आया था, मराठाओं से युद्ध कर रहा था। तो इनने क्या किया? जो स्थानीय विरोधी हैं उनको कमज़ोर करने के लिए और जो मराठा हैं उनको कमज़ोर करने के लिए जो अफगान आक्रमण करता था इसका साथ दिया था। इन्होंने अपने क्षेत्र अवध और इलाहाबाद में अपनी स्वायत्तता और शक्ति 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध कर तक बनी रही थी। जब इनका 64 में कौन सा बक्सर का युद्ध हुआ होगा, तब तक इन्होंने अपनी शक्ति को इलाहाबाद में अच्छे से रखा। अंग्रेज और बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम के बीच में हुए बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, इसमें शुजाउद्दौला ने भी भाग लिया था। इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बाद में और अच्छे से देने और उनको भी संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद वगैरह के जो क्षेत्र थे उनको देने पड़े थे, है ना, अंग्रेज़ों को। तो इसमें कौन से? बक्सर का युद्ध में ये पूरा अवध चला गया किनके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। नेक्स्ट आता है हमारा हैदराबाद एवं कर्नाटक। हैदराबाद में भी स्वायत्त राज्य की स्थापना 1724 में शाही दरबार के शक्तिशाली अभिजात वर्ग के सदस्य चिनकुलीज खान ने की थी। इसे निज़ाम उल मुल्क अशरफ जहाँ की उपाधि धारण करके, यद्यपि उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से केंद्रीय सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी, लेकिन व्यवहार में उसने एक स्वतंत्र शासक की तरह ही कार्य किए थे। तो कौन बने हैं? इलाहाबाद के सूबेदार ये बने हैं हमारे 1724 में चिनकुलीज खान, जिनको उपाधि दी गई थी निज़ाम उल मुल्क अशरफ जहाँ की। इन्होंने केंद्रीय सत्ता से कभी स्वतंत्रता ग्रहण नहीं की, घोषणा भी नहीं की कि हम केंद्रीय सत्ता हमारे पास हम स्वतंत्र हैं, बल्कि कार्य वैसे किए। इन्होंने उद्दंड
जमींदारों को दंडित किया और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति दिखाई थी। जो उद्यम करने वाले या जो दुष्ट जमींदार थे उनको दंडित किया और जो हिंदू थे उनके प्रति इन्होंने सहिष्णुता की नीति को दिखाया था। आर्थिक रूप से समृद्ध थे। परिणाम स्वरूप हैदराबाद में एक नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का उदय हो गया जो कि निज़ाम का समर्थन था। तो इनको किनका समर्थन प्राप्त था? निज़ाम का समर्थक थे। साथ ही वे भू राजस्व प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया था। इन्होंने जितना ही भू राजस्व प्रबंधन में भ्रष्टाचार हो रहा था उसको समाप्त कर दिया था। कर्नाटक मुगलों के दक्कनी सूबेदारों में से एक था। जो हमारा कर्नाटक था मुगलों के दक्कनी सूबेदारों में से एक था और हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कर्नाटक मुगलों के दक्कनी सूबेदारों के अंतर्गत था और जो निज़ाम है हैदराबाद के उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था कर्नाटक। लेकिन जैसे व्यवहार में निज़ाम दिल्ली में स्वतंत्र हो गया था, ठीक उसी तरह से कर्नाटक के उप गवर्नर, जिसे कर्नाटक के नवाब के रूप में जाना जाता था, उसने भी स्वयं को दक्कन के वायसराय के नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। जैसे हैदराबाद के नवाब थे, इन्होंने कहा कि हम दिल्ली की सत्ता को नहीं मानते, हम दिल्ली से स्वतंत्र हैं। तो कर्नाटक ने बोला कि हम भी आपको नहीं मानते। कर्नाटक के जो गवर्नर थे इन्होंने बोला कि हम भी दक्कन के वायसराय को नहीं मानते, उनके नियंत्रण से भी हम मुक्त हैं। 1740 में कर्नाटक के नवाब के पद के अधिकार के लिए बार बार के संघर्ष के कारण स्थिति बिगड़ गई और यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी उनको प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया गया और कर्नाटक सत्ता या कर्नाटक रियासत समाप्त हो गई। जैसे ये आए और पूरा चौपट हो गया राज। नेक्स्ट आते हैं मराठा। मुगल साम्राज्य के विरोध स्वरूप उत्पन्न अन्य सभी शक्तियों की तरह मराठाओं का भी मुगल साम्राज्य द्वारा ही दमन किया गया था। 27 वर्षों के युद्ध का इतिहास रहा है। 1681 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों द्वारा मराठा साम्राज्य पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1681। जब औरंगजेब की 40 साल के असफल दक्कन युद्ध के बाद मृत्यु हुई तो उस समय मराठा अधीनस्थ राज्य ही था। तो जब औरंगजेब दक्कन पर युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई, तब मराठा क्या थे? सब अधीनस्थ राज्य ही थे। यद्यपि मराठा साम्राज्य निश्चित रूप से कमजोर हो रहा था, किंतु सतारा में साहू और कोल्हापुर में स्थित उनकी ताई ताराबाई के मध्य गृह युद्ध के कारण यह प्रक्रिया और तीव्र हो गई। ताराबाई 1700 के बाद अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल संघर्ष को आगे बढ़ा रही थी। ताराबाई गुट के साथ टकराव का समाधान आगे चलकर 1731 में बारना की संधि से हुआ। तो कब हुआ था? 1731 में हुई थी बारना की संधि, किनके बीच में? ताराबाई के साथ। इसमें कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय को दे दिया गया था और इस तरह से मराठा गृह युद्ध का तो समापन हुआ, पर राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे से शिवाजी के वंश से हटकर पेशवाओं के हाथ में चला गया। 1719 में सैयद बंधुओं द्वारा दिल्ली में एक कठपुतली सम्राट बनाने में सहायता करके पेशवा प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ ने अपने महाराज के लिए एक मुगल सनद जो कि शाही आदेश प्राप्त किया था, जिसके तहत साहू को दक्कन के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी जो कि सरकारी राजस्व का क्रमशः 1/4 और 10वां भाग एवं मालवा गुजरात के चौथ और महाराष्ट्र के स्वतंत्र स्थिति बनाए रहने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। किसने प्राप्त की थी? तो इन्होंने की थी बालाजी विश्वनाथ ने। कहाँ से? दिल्ली दरबार में जो शासक थे उनसे एक शाही आदेश या फिर मुगल सनद प्राप्त की थी, जिसमें उनको क्या मिले थे? जो दक्कन के 6 मुगल सूबेदार हैं उनसे चौथ और सरदेशमुखी मतलब सरकारी राजस्व का 1/4 और 10वां भाग, मालवा और गुजरात से चौथ, महाराष्ट्र में स्वतंत्र सत्ता। मराठा गृह युद्ध समाप्त होने के बाद राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे से शिवाजी के वंशजों से पेशवा के हाथों में चला गया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने और मराठाओं ने स्थानीय जमींदारों को सालाना नजराना देने की परंपरा को पारंपरिक करने की कोशिश नहीं की। जो मराठा थे वो हमेशा से, जो मुगल थे या जो स्थानीय जमींदार थे, उनका जो सालाना नजराना था देने की परंपरा को परिवर्तित करने की कोशिश भी इन्होंने नहीं की। बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब कहा जाता है, इन्होंने 1740 से 1761 तक शासन किया है, उनकी नियुक्ति हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध
सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठा सेना बुरी तरह से पराजित हुई थी। इसमें जो मराठा थे उनका प्रभुत्व में गिरावट की शुरुआत हो गई थी। यह शायद केवल मराठा राज्य था जो मुगलों को विस्थापित कर एक नवीन अखिल भारतीय सम्राट स्थापित करने की क्षमता रखता था, लेकिन मराठाओं की राजनीतिक प्रकृति के कारण ही वह क्षमता कभी भी पूरी तरह से अमल नहीं हो पाई। मराठा सूबेदार में एकता का अभाव था, साथ ही उनके पास ऐसा दृष्टिकोण या कार्यक्रम नहीं था जो कि एक अखिल भारतीय सम्राट की स्थापना कर सके। इसलिए वे मुगलों को प्रतिस्थापित करने में विफल रहे। यद्यपि वह मुगल सम्राट के विरुद्ध निरंतर युद्ध में सफल तो रहे थे। पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय के कारण क्या थे? क्यों मराठा पराजय हो गए थे? अब्दाली के सैन्य बल की संख्या मराठा सैन्य बल की संख्या से अधिक थी। दिल्ली से संपर्क काट दिए जाने से मराठा शिविर में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिना भेदभाव किए लूटमार करने की मराठा नीति से मुगल और हिंदू शक्ति जैसे जाट और राजपूतों ने भी मराठाओं का साथ छोड़ दिया था। मराठा कमांडर की आपसी ईर्ष्या ने उनके पक्ष को कमजोर कर दिया। अब्दाली की सेना कुशल, संगठित और सुसज्जित थी। उसने ऊंट पर घूमने वाली बंदूकों का प्रयोग करके मराठा सैन्य बल में भय पैदा कर दिया था। अफगानों की शक्तिशाली सेना थी जो कि मराठाओं की हार बनी पानीपत के तीसरे युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली का योग्य नेतृत्व था। मराठाओं में एकता की कमी थी। छापा मार युद्ध प्रणाली का परित्याग इन्होंने कर दिया था क्योंकि मैदान में लड़ रहे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध की राजनीतिक महत्व क्या था? तो हालांकि युद्ध में मराठा मानवीय जीवन का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन मराठा शक्ति जल्द ही पहले की तरह मजबूत हो गई थी। इनकी लगभग 40 वर्ष तक अपने आप को इस तरह से स्थापित रखा। यद्यपि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 द्वारा जो ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित नहीं हो पाई थी, तो कब तक 40 वर्ष में उन्होंने अच्छे स्थायित्व प्राप्त कर लिया। और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध कब? 1803 में हुआ, जो इसमें ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित नहीं कर पाई थी। महान मराठा सूबेदारों की मृत्यु के बाद गलत महत्वाकांक्षा वाले रघुराव जैसे लोगों की रास्ता खुल गए थे। इन्होंने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में मराठा प्रतिष्ठा को कम कर दिया था। मराठाओं का एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सपना अविश्वसनीय रूप से समाप्त हो गया था। इसके कारण से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के मार्ग प्रशस्त हो गए थे। नेक्स्ट आता है जाट। दिल्ली, मराठा, आगरा के आसपास रहने वाले कृषि कार्य में लगे रहने वाले जाटों ने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। हालांकि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह क्षेत्र अशांत ही बना रहा। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। तो जो भरतपुर है वहाँ पर जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चूड़ामन और दमन सिंह ने की थी। जाटों की शक्ति सूरजमल, जो कि 1756 से 1763 के नेतृत्व में अपनी सर्वोच्चता तक पहुँच गई थी। इस स्थिति में मुगल अधिकारियों को उनके संज्ञान में लेने के लिए बाध्य कर दिया। इन्होंने घेरेबंदी करके सफलतापूर्वक अब्दाली की सेना से अपने को सुरक्षित रखा और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का समर्थन किया। इन्होंने मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर एक स्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की, लेकिन 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया और छोटे छोटे से जमींदारों में विभाजित हो गया, जिनमें से अधिकांश लूटमार पर आश्रित ही रहने लगे। यहाँ से हो गया तुम्हारा जाट खत्म। नेक्स्ट आता है रोहेला एवं बंगश पठान। अली मोहम्मद खां बंगश और अन्य अफगान वीरों ने फर्रुखाबाद के आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जो अब अलीगढ़ और कानपुर के मध्य में स्थित है। इस प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासनिक अव्यवस्था के दौरान अली मोहम्मद खान ने दक्षिण में गंगा, उत्तर में कुमायूं पहाड़ियों के बीच और हिमालय की तलछटी में रोहेलखंड नामक एक अलग रियासत की स्थापना की।
लगातार अवध, दिल्ली और जाटों के साथ संघर्ष करते रहे हैं। तो किसने, जो अली मोहम्मद खां बंगश है और जो अफ़गान वीर थे उन्होंने कहाँ पर, फर्रुखशहर जो फर्रुखाबाद है उसके आसपास अलीगढ़ और कानपुर वाले क्षेत्र में नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो इसमें प्रशासनिक अव्यवस्था हो गई। इसमें जो अली मोहम्मद खान है इसने क्या किया, दक्षिण में गंगा, उत्तर में कुमायूं पहाड़ी और हिमालय के कुल तलछटी में अपने रोहिलखंड की स्थापना कर ली। अब ये लड़ेंगे किससे, रोहिलखंड अवध से लड़ेगा, दिल्ली से लड़ेगा और जाटों से लड़ते थे। राजपूत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर केंद्रीय सत्ता के कारण प्रांतीय शक्तियों हेतु नए अवसरों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों के दौरान उत्तरी प्रांत में कई नए प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ। मुगलों के साथ राजपूतों के तनावपूर्ण संबंधों ने उन्हें मुगल विरोधी गुट बनाने के लिए प्रेरित किया। अजीत सिंह, जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध एक गुट बना लिया। तो जो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, पहले जो 3 दशक थे उसके दौरान प्रांतों में कई जो प्रादेशिक राज्य थे उनका उदय हुआ, लेकिन जो मुगल थे उनके साथ राजपूतों के तनावपूर्ण संबंधों के कारण जो मुगल विरोधी गुट था उन्होंने गुट बनाने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें कौन कौन जुड़ गए, तो जीतने के लिए अजीत सिंह, उन्होंने बोला जय दुर्गा जी, तो जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध में एक गुट बना लिया और सैयद बंधुओं का मुगल दरबार के अन्य गुटों के साथ संघर्ष के दौरान राजपूतों ने स्वयं के हितों को पूरा करने के लिए नई नीतियों का पालन किया। तो जो सैयद बंधु थे उनका भी मुगल दरबार में गुटबंदी संघर्ष हो रहा था, तो राजपूत थे, इन्होंने स्वयं का हित करने के लिए नई नीतियों का पालन किया। राजपूतों ने मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के प्रभुत्व के समय कई प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर लिए। तो जब सैयद बंधु थे उनके समय बहुत सारे पद इन्होंने प्राप्त कर लिए। इन प्रकार जो राजपूत थे उनको दिल्ली से पश्चिम में सूरत तक साम्राज्य के विशाल भाग पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, दक्षिण से मतलब जो दिल्ली है उसके पूरा पश्चिम का एरिया, बहुत बड़ा साम्राज्य किनके पास चला गया था, राजपूतों के पास चला गया था नियंत्रण करने के लिए। इसके अलावा राजस्थान में प्रमुख राजपूत अमीरों ने जाटिल साम्राज्य प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त कर दिया। जो जटिल जो साम्राज्यवादी प्रशासनिक नियंत्रण था उसको समाप्त कर दिया था राजपूतों ने। कहाँ के, राजस्थान के। राजपूतों ने लगभग स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण करने के लिए अपने प्रदेश के विस्तार के लिए काफ़ी प्रयास किया था। इसके अलावा चूँकि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे से कठिनाइयों के बोझ तले दबा जा रहा था, अतः इसका लाभ उठाकर राजपूत राजाओं ने नजराना देना भी बंद कर दिया। अब आता है हमारे मैसूर साम्राज्य। मैसूर में विजयनगर साम्राज्य के स्वतंत्र होने के बाद ही वाडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। 18वीं शताब्दी में यहाँ के राजा चिक्का कृष्णराज का शासन था, परंतु वास्तविक शक्ति 2 मंत्री जिसमें आते हैं नंदराज और देवराज के हाथों में निहित थी। तो जैसे ही मैसूर में विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ मैसूर, तो यहाँ पर कौन से वाडियार वंश की स्थापना हुई। यहाँ के राजा कौन थे, चिक्का कृष्णराज थे, लेकिन ये कठपुतली थी और वास्तविक शक्तियाँ किनके पास थी, 2 मंत्री थे जिनका नाम था नंदराज और देवराज। 1760 में हैदर अली ने नंदराज की शक्तियों का अंत कर दिया और स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर लिया। जो मंत्री थे 2, उनमें से एक को इन्हें निपटा दिया, किसने, हैदर अली ने, और खुद को क्या बना दिया, वहाँ का शासक घोषित कर दिया मैसूर का। हैदराबाद के बाद दक्षिण भारत में उभरी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, हैदर अली के द्वारा किया गया है 1760 के समय। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों के सहयोग से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कराया। वे कोई भी न मार पाए, तो इनके लिए इन्होंने क्या किया है, आधुनिकीकरण कराया है। किसके द्वारा, जो फ्रांसीसी विशेषज्ञ थे उनके द्वारा। उनसे मदद में एक कुशल पैदल सेना और तोपखाने को प्रशिक्षित कराया। इन्होंने क्या, पैदल सेना को प्रशिक्षित कराया और तोपखाने को प्रशिक्षित कराया। मैसूर सेना में यूरोपीय ढंग का अनुशासन स्थापित किया। तो यूरोपीय ढंग से सेना पूरी क्या हो गई, अनुशासित हो गई। हैदर और उनके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला और उसमें वेतनभोगी अधिकारियों द्वारा नकदी के रूप में इकट्ठा करने की प्रणाली शुरू की। मतलब जो किसान थे वो जाके सीधा राजस्व राजा को देंगे। इसमें एक वेतनभोगी अधिकारी को नियुक्त किया गया जो कि नकदी का इकट्ठा करेगा। इस तरह से राज्य के जो संसाधन थे वह आधार काफ़ी विस्तृत हो गए थे। तो उनके संसाधन ही बढ़ गए थे क्योंकि बीच में बिचौलिए ख़त्म हो गए थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य एक केंद्रीय सैन्य सत्ता स्थापित करने में सफल रहा था। छोटा राज्य था तो केंद्रीय सत्ता आराम से स्थापित हो गई और इसको सफलता भी प्राप्त हुई थी इसको स्थापित करने में।
इनकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और व्यापारिक हितों के कारण लगातार युद्ध की स्थिति बनी रही। हैदर अली ने 1767 में मालाबार और कालीकट पर हमला कर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात इसने सुंडा, सीरी और गुटी को भी अपने राज्य में मिला लिया। किसको? सुंडा, सीरी और गुटी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से इनकी महत्वपूर्ण रूप से सीमा का विस्तार किया है। किसने? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। हैदर अली ने 1767 में मालाबार और कालीकट पर भी हमला कर दिया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अपने पिता की नीतियों का पालन किया और अपना साम्राज्य शासन 1799 तक अंग्रेजों के परास्त जय के बाद समाप्त हो गया। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए यह वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद से ही खंडों में विस्तृत उल्लेख से हम इनको पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के अन्य राज्यों में मुगल साम्राज्य की राजनीतिक वैधता को चुनौती नहीं दी, बल्कि इसके विपरीत अपनी स्वतंत्रता के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में टीपू ने मुगल सम्राट के बिना किसी संदर्भ में सिक्के जारी किए थे। सम्राट शाह आलम के नाम के विपरीत इन्होंने अपने नाम में खुतवा, जो कि मस्जिदों में शुक्रवार के नमाज होती है, जारी करवाया था। इसने अपने शासन को वैध बनाने के लिए ऑटोमन खलीफा से सनद प्राप्त की थी। इसने मतलब अपने जो मुगल सम्राट था भारत का, उससे प्राप्त नहीं की थी सनद। कहाँ से प्राप्त की थी? ऑटोमन खलीफा थे, वहाँ से सनद प्राप्त की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। लेकिन इसने मुगल साम्राज्य के साथ पूरी तरह से संबंध समाप्त नहीं किए थे। टीपू एक यथार्थवादी शासक था और इस कारण टीपू ने जहां आवश्यक समझा मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया और जहां नहीं समझा वहां उसकी अवज्ञा की। नेक्स्ट आता है त्रावणकोर। दक्षिण में मालाबार तट पर स्थित दक्षिणतम राज्य त्रावणकोर ने हमेशा मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है। इसका महत्व 1729 के बाद बढ़ा, जब वहाँ के राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक शस्त्रों से लैस शक्तिशाली एवं आधुनिक सेना की सहायता से अपने क्षेत्र का विकास करना प्रारंभ कर दिया। तो कौन थे? त्रावणकोर के राजा, जिनका नाम था राजा मार्तंड वर्मा। 1729 में इन्होंने क्या किया? पश्चिमी तर्ज में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, बहुत सारे आधुनिक हथियार दिए, शक्तिशाली आधुनिक सेना की स्थापना की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने डचों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया। डच को बोला बाहर। अंग्रेज़ों को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए बाध्य कर, मतलब अंग्रेज आपको व्यापार करना है तो आपको हमारी शर्तें माननी होगी, और स्थानीय सामंत एवं प्रमुखों को दमन कर दिया। साथ ही इन्होंने सिंचाई हेतु कई कार्य किए, सड़कें, नहरों का निर्माण करवाया, विदेशी व्यापार के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन किया। हालांकि त्रावणकोर औपचारिक रूप से मुगल व्यवस्था का अंग नहीं था, फिर भी 17वीं शताब्दी से ही शाही कुलों का व्यापार एक सुस्थापित मुगल परंपरा बनने लगी थी। 1767 में मैसूर ने त्रावणकोर पर हमला किया और मार्तंड वर्मा के जो उत्तराधिकारी थे रवि वर्मा, इनके काल में उनकी राजधानी विद्या और कला का केंद्र थी, विद्या और कला का केंद्र बन गई थी। इसके साथ हमारी जो क्षेत्रीय राज्य थे वो होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोपीय वासियों का आगमन। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।